हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इससे पहले हमने लिमिट्स एंड फंक्शंस किया था, उसके अंदर मैंने आपको फंक्शंस बता दिए थे क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली टू टॉपिक्स, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आज हम करेंगे कंसेप्ट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर या एग्जाम्पल्स या कुछ भी जो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो सके। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर 0, जो आपकी चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन है क्लास 11 फिजिक्स में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिजिक्स का आगे वाले चैप्टर समझने बड़े मुश्किल हैं, तो इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, कंसेप्ट्स को नोट डाउन कीजिए। आप बोलो ना किसी इमारत को बनाने के लिए नींव की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नींव यही है। अगर नींव नहीं रखोगे ढंग से तो इमारत नहीं बनने वाली। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उसके अंदर हम देखेंगे कि कंटेंट्स में हमने क्या क्या करना है। फर्स्ट इज लिमिट डेफिनेशन, सेकंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट ऑफ ए गिवन फंक्शन एंड थर्ड वन इज डेरिवेटिव डेफिनेशन। यानी कि सबसे पहले हम लिमिट्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, देन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। ओके, सो बेसिकली जो लिमिट की डेफिनेशन है, मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि लिमिट बेसिकली क्या होती है कि जब आप किसी भी चीज़ को बोल देते हो कि आप, जैसे आप घर से स्कूल आए हो, स्कूल से घर जा रहे हो, तो आपके ऊपर लिमिट्स लगी ना। आप कहीं और नहीं जा सकते, पार्क नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वैन आपको घर से उठा रही है, स्कूल लेके आ रही है, स्कूल से वापस घर पे छोड़ रही है, तो वो आपके ऊपर लिमिट्स लगी हुई हैं। आपके पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक नहीं जाना। आपके घर के जो बाउंड्री है वो एक लिमिट है कि इतने जो है एरिया आपका है, या खेत के अंदर जो लिमिट होती है अभी इतना एरिया उनका है, इतना उनका है, तो वो एक लिमिट्स लगा देते हैं। उनके लिमिट्स के अंदर मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो यही लिमिट्स हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे और क्या करेंगे, बात करते हैं लिमिट्स की। जो हमारी कंसेप्चुअल या जो हमारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक आपको फंक्शन दिया दैट इज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एफ कोई फंक्शन है किसका, एक्स का। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में ही किया था, इज डिफाइंड एज ए वैल्यू, वो वैल्यू वेयर द फंक्शन रीचेज एज द लिमिट रीचेज सम वैल्यू। वहाँ पे फंक्शन एक वैल्यू को रीच कर देगा जब एक आपकी जो लिमिट है वो किसी वैल्यू को रीच करती है। लिमिट्स आर यूज्ड टू डिफाइन इंटीग्रेशन, इंटेग्रल कैलकुलस, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये इंटीग्रेशन और इंटेग्रल कैलकुलस कंटिन्यूटी है, हम बाद में करेंगे। डेरिवेटिव के ऊपर लिमिट इसलिए लगाते हैं, मैंने आपको बोला कि डेरिवेटिव बेसिकली रिप्रेजेंट्स द चेंज। कितना चेंज करना है आपने, 2 यूनिट्स करना है, 4 करना है, 10 करना है, तो वो जो लिमिट्स हम लगाएंगे अपने फंक्शन के ऊपर दैट आर नोन एज लिमिट्स। ओके, नेक्स्ट से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगर एफ ऑफ वाई आपका कोई फंक्शन है या एफ ऑफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, तो लिमिट आपने बेसिकली लगानी कैसे है। 2 मेथड्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट में देखिए, जैसे हम इसको राइट करते हैं कॉपी के ऊपर, इफ एफ ऑफ वाई इज ए फंक्शन देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज LIM, y अप्रोचेस टू c। ये दिखा है आपको, दैट इज लिमिट। LIM का मतलब लिमिट, y अप्रोचेस टू c। y अप्रोच करने का c, काफी सारी चीजें होती है। हम करते हैं कि y इज इक्वल टू c, y इज नॉट इक्वल टू c। और ये आपने एक नहीं, ये 2 चीजें तो आपने पढ़ी। अब या तो y की वैल्यू c है या y की वैल्यू c नहीं है, ये तो आप 9th-10th में मैथ्स में कर चुके हो। अब ये कंसेप्ट नया है कि y फिर एरो लगा है और c लगा है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं y अप्रोचेस टू c। y अप्रोच कर रहा है c को, ना तो वो c के इक्वल है ना तो वो c से कम है। ठीक है, हम प्रॉपरली क्वेश्चन के अंदर मान लो, अगर नॉर्मल वे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो अगर आपको y एफ ऑफ y कोई फंक्शन दिया और वहाँ पे y की वैल्यू 2 दे दे, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर मान लो ये आपको फंक्शन दिया था, दैट इज मान लो, देखो अगर आपको कोई फंक्शन दे दे एफ ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे आपको दे दे कि y इक्वल टू 2 है, तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, आंसर निकाल दोगे। आप बोलोगे दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। ये चीज़ आपने पोलिनोमियल्स में की है लास्ट ईयर। बट अगर यही चीज़ आपको ये दे दे कि आपको कोई फंक्शन दे दिया एफ ऑफ y और उसके नीचे आपको ये दे दे कि y अप्रोचेस टू c। अब ये नहीं है कि आप उसके अंदर c पुट कर दो। y अप्रोचेस टू c का मतलब क्या होता है कि जो ये y है ये c के नेबरहुड में कहीं लाई कर रहा है। नेबरहुड, इसके नेबरहुड में या नेबर में आसपास कहीं लाई कर रहा है। इट डजेंट मीन कि y की वैल्यू c है, y की वैल्यू c नहीं होती, c के आसपास कहीं पे लाई करता है। मान लो c अगर आपको 2 दिया हुआ है,
तो y अप्रोचेस टू c का मतलब क्या हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है और 2.1 भी हो सकता है कहीं इसके आसपास, या 1.91 भी हो सकता है और 2.01 भी हो सकता है, इसके नेबरहुड में, इसके आसपास की किसी वैल्यूज के ऊपर ये लाई कर रहा होता है, ठीक है। अप्रोचेस टू सी का ये मतलब होता है, इक्वल टू सी का मतलब वही वैल्यू है, अप्रोचेस टू सी का मतलब लाइज विद इन द नेबरहुड, इसके आसपास कहीं वो लाई कर रहा होगा, ओके। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द लिमिट वेयर सी इज द कांस्टेंट वैल्यू, सी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, कुछ भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 हाफ 3/2 5/2 कुछ भी हो सकती है, लिमिट वो हमने लगानी है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए गिवन फंक्शन। प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए लिमिट्स की, जो हमने लिमिट, मैंने बोला कि हमारे पास y अप्रोचेस टू c है, ठीक है, ये जो हमने लिमिट लगा दी, ठीक है। अब लिमिट कैसे लगा सकते हो, हम दो तरह से लिमिट को लिखते हैं। फर्स्ट तो हम लिख देते हैं LIM और y इसके नीचे लिख देते हैं y अप्रोचेस टू c, ठीक है, कि ये हमारी लिमिट है। या लिमिट को लिखने का एक मेथड होता है, हम लिखते हैं L और T और नीचे लिख देते हैं y अप्रोचेस टू c, या आपको जो पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज लिमिट, और साथ में यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा छोटा करके y अप्रोचेस टू c, कैसे भी लिखो आपकी मर्जी है, ओके। सो इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे कैसे भी लिख सकते हो। नाउ अब प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करें तो फर्स्ट में क्या, कि अगर आपको p और q कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं एंड बी एनी कांस्टेंट वैल्यू इन सच ए वे दैट देयर एग्जिस्ट, अब इनमें लिमिट कैसे लगानी है, p और q आपके कोई भी x के फंक्शन आपको दिए हैं, तो लिमिट कैसे लिखोगे, x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, a आपका कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू a q ऑफ x, तो ये लिमिट लगी फंक्शन के ऊपर। अगर मैं लिखूँ ना p ऑफ x है तो ये लिमिट नहीं है कुछ भी, जब आपने लगा दिया ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x, तो इस फंक्शन के ऊपर लिमिट लग गई। अब a की वैल्यू हमें या तो क्वेश्चन में दी हो सकती है कि a हमारा जो है मान लो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, कुछ भी लाई कर रहा हो सकता है, a की वैल्यू कुछ भी हम दे सकते हैं। तो जब तक आपका p ऑफ x q ऑफ x अलग अलग रहेगा, नो लिमिट्स, बट जब आपने पुट कर दिया इनको ऐसे, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू a q ऑफ x, तो यहाँ पे जाके आपको जो है वो आपका सिस्टम जो है वो लिमिट्स के अंदर आ गया, आपके जो फंक्शंस हैं वो दोनों लिमिटेड हो चुके हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे पास लिमिट्स के कुछ फॉर्मूलाज। अगर आपको लिमिट x अप्रोचेस टू a दिया हुआ और ब्रैकेट में p ऑफ x प्लस g ऑफ x दिया है, तो दोनों फंक्शंस के ऊपर जो आपकी अलग अलग लिमिट है वो लग जाएगी, ठीक है। यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू p ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू g ऑफ x, ओके, अलग अलग लगा देनी है दोनों के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपको ये दिया हुआ था ना a b प्लस c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b प्लस a c, तो इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो। ये लिमिट x अप्रोचेस टू a है, इसको a मान लो, p ऑफ x इज b और g ऑफ x इज c, तो a b यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x एंड a c इज लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, ओके। बस ब्रैकेट वाले को बाहर मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर आपको माइनस में दिया हुआ तो कुछ नहीं करना, अगेन माइनस वाले को ही मल्टीप्लाई करना है, ओके। नेक्स्ट है थर्ड, फॉर एवरी रियल नंबर k, किसी भी एक रियल नंबर k के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर आपका कोई भी k है उसको आप बाहर निकाल लोगे, जहां पे आपको लिखा हुआ है ना कि x अप्रोचेस टू a, तो सिर्फ x के ऊपर लिमिट लगेगी, दूसरा नहीं चेंज होगा। या आपको दे दे कि y अप्रोचेस टू a, तो सिर्फ y के ऊपर लिमिट लगेगी, बाकी किसी के ऊपर भी नहीं लगेगी। तो चाहे वहाँ पे x है, y z p q r s जो भी है उनको आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो हमने सिर्फ x अप्रोचेस टू a किया, यानी कि लिमिट किस पे लगाई है, सिर्फ x पे, k पे तो नहीं लगाई ना, तो k हमने बाहर निकाल लिया और लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x कर दिया। वैसे ही अगर आपके दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी आपने क्या करना है, उनको ब्रैकेट में से सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। एक बार लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एक बार q ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देना। और वैसे ही अगर आपका डिवाइड हो रहा है तो दोनों को डिवाइड करके कर देना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a q ऑफ x, कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लिखा हुआ है ना, यानी कि x अप्रोचेस टू a है तो सिर्फ लिमिट x के ऊपर लगी है, y अप्रोचेस टू a है तो लिमिट y के ऊपर लगी है, बाकी जो भी होगा उस वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, उसको हमने लिमिटेड नहीं किया, उसको आप बाहर निकाल देते हो। तो बस जब आपको x अप्रोचेस टू a दिया हुआ है ना, तो आप लिमिट के अंदर वही चीज़ें रखोगे जिनके अंदर x आ रहा है आपका, ठीक है, जिनके अंदर x आ रहा है। जिनके अंदर x नहीं आ रहा आप उसको बाहर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं दे दूँ आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इस 2 को मान लो, अगर मैं ना ही लूँ, ये 2 ना ही लो चाहे,
ठीक है, अगर मैं आपको ये दे दूँ, ये मैं अगर दे दूँ आपको, ठीक है, तो अब अगर मैं ये 2 नहीं भी लेती हूँ, ये 2 ना भी ले, तो अब देखो ये देखो x के ऊपर मैंने लिमिट लगाई है, तो आपका अंदर जो आएगा ना, दैट अंदर वाला पोर्शन इज ओनली x स्क्वायर वाला। अंदर वाला पोर्शन क्या आएगा, सिर्फ x स्क्वायर में आएगा। इस 2 को आप नहीं लेके चलोगे क्योंकि 2 के साथ तो x ही नहीं है, तो जिसके ऊपर लिमिट लगी है, लिमिट उसी के साथ लेके जानी है, बाकी को आप बाहर निकाल सकते हो। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट की। बी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, कोई सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, कोई भी अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर m दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a p ऑफ x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास n a की पावर m माइनस 1 आएगा। ये करने की आपको यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, आप पीछे वाला याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर भी लिमिट्स लग सकती है। कैसे, इफ पी और क्यू आर रियल वैल्यूड फंक्शन विद द सेम डोमेन सच दैट कि पी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हम लिमिट लगाते हैं। नॉर्मल लिमिट है कि देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पी ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए क्यू ऑफ एक्स। अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मैंने पीछे आपको बताया लिमिट लगानी, अगर ये चीज़ है तो क्या होगा, वो क्या देखिए क्या होगा कि अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए क्यू ऑफ एक्स है वो एग्जिस्ट करती है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आपने नॉर्मल लिखना है, कुछ यहाँ पे नहीं करना। एक एग्जांपल देखिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। आपको देखो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें हमने लिमिट लगा दी, ए की वैल्यू पुट कर दी ऊपर 2, ए की वैल्यू कितनी पुट कर दी 2, तो ये क्या आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स बन गया। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ दैट इज एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2। अब मैंने क्या बोला था, एक्स आप वहीं पे लगाओगे जहां पे आपका एक्स दिया हुआ है, तो 4 को तो आपने हिलाना नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने क्या करनी है अपनी वैल्यू पुट करनी है, तो 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये एक था नॉर्मल रैंडम केस, ठीक है, ये नॉर्मल रैंडम केस है हमारे पास, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। सो लिमिट अप्रोचेस टू के अंदर हमने इसको पुट करके देखा है कि अगर ये 2 हो जाए तो क्या होगा। ओके, सो ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेटिव्स डेफिनेशन। डेरिवेटिव्स डेफिनेशन मैंने आपको कल ही बताया था कि दैट इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन और ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज जो होता है एक क्वांटिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज, उसको क्या बोला जाता है डेरिवेटिव। तो कोई भी अगर आपको पूछ ले कल को कि आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, क्या क्यों किया हमने डेरिवेटिव, किस लिए हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आप बोलोगे कि जो डेरिवेटिव होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको, चेंज को। एक क्वांटिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू क्या चेंज आ रहा है, तो वो हमें देता है कौन, डेरिवेटिव। आप छोटी क्लासेस में एरिया निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कुछ तो उसका मीनिंग होता है, तभी हम निकालते हैं ना कि किस लिए वो यूज किए जाते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन और ए क्वांटिटी विद अदर क्वांटिटीज रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने छोटी क्लास में 9th-10th में वेलोसिटी किया था ना, वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही बोलते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रही है, ठीक है, तो इसीलिए अब इस कंसेप्ट में जब हम मूव करेंगे ना, तो हम यहाँ पे जब वेलोसिटी लिखेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, दैट इज v इज इक्वल्स टू dv बाय dt, वेयर d बाई dt जो आपका है दैट रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी ds आएगा यहाँ पे, ठीक है, गलत है थोड़ा सा, दैट इज v इज इक्वल्स टू ds बाय dt। और ये जो d बाई dt आपका बन रहा है, ये आपको बताएगा कि आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, कौन, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज होगी ना, तो दैट d बाई dt आपको बता रहा है कि चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अब हम ऐसे लिखेंगे, ओके, एक्सेलरेशन भी आएगा, सारी चीजें आएगी। सो हम अलग अलग फॉर्मूलाज देखते हैं इसके कि क्या होता है। तो मान लेते हैं कि इफ ए लिमिट ऑफ 1 exists, मान लो कि h approaches to 0 is called the derivative of the function at x is equals to a and it is generated by f of prime a। हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव जब मान लो निकालते हैं, आपको कोई भी एक फंक्शन दिया है f of a,
उसका डेरिवेटिव आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ प्राइम ए लिखोगे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव जब हम कर देंगे तो एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा, एफ ऑफ प्राइम ए बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे लगाते हैं उसको, एफ ऑफ प्राइम ए लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट कितनी दी हुई है, एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, जो आपको एच की वैल्यू दी होगी वो पुट कर देना। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव में अब क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स कर दिया इसने, ऊपर क्या था ए, नीचे क्या हो गया एक्स, तो यानी कि जहाँ पे भी ए है उसकी जगह पे पुट कर दो x, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच बन गया। h आपको गिवन होगा, x प्लस x का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसको एफ ऑफ प्राइम एक्स अगर हम लिख देते हैं तो उसको डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर आपको दिया हो कि एफ ऑफ प्राइम एक्स कहीं पे लिखा होगा तो वो सीधा फंक्शन नहीं होगा, वो उसका डेरिवेटिव होगा। एफ ऑफ डबल प्राइम एक्स लिख देंगे तो वो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। एफ ऑफ ट्रिपल प्राइम एक्स लिख दें तो वो उसका ट्रिपल यानी कि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। बट यहाँ पे हम इतना नहीं करेंगे, फिजिक्स के अंदर हम फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ही करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर गिवन फंक्शंस। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्मूलाज, नॉर्मल जो फिजिक्स के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, कि हमें ऐसा दिया होगा तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वैसे दिया होगा तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। सो इसके अंदर आपने क्या करना है, नॉर्मल एक चीज याद रखनी है, दैट थिंग इज द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। जो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो से लेके, जीरो का तो नहीं लेंगे, 1 से लेके जहां तक इन्फिनिटी तक आपके नंबर पहुंचते हैं वो हो सकते हैं। पाई की वैल्यू हो सकती है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 जो आप लेके चलते हो, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं या जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जब भी आप डेरिवेटिव करोगे हमेशा आंसर जीरो आएगा। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको दे दें फॉर एग्जाम्पल कि y इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव करो, तो 3 तो एक कॉन्स्टेंट है, 3 थोड़ी चेंज हो सकता है किसी चीज़ से। यानी कि अगर आप क्लास में बैठे हो, आपके पास 3 पेन हैं और बाहर जाके वो 4 थोड़ी हो जाएंगे, वो तो 3 ही रहेंगे ना, कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ अगर आपके पास यहाँ पे कुछ है, आप यहाँ से चल के कहीं और जा रहे हो तो वहाँ पे वो बदल तो नहीं जाएगी, 3 तो 3 रहेंगे ना। सो 3 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। सो इसको याद रखना है, बहुत बार यूज़ होगा ये, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत बार यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये है, इसको बोला जाता है, इस जो ये कथा या आपको दिया हुआ, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपको, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव अगर निकालना हो, यानी कि डी बाई डी एक्स निकालना है अपने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का, तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए हम करते क्या है कि एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइम लगा देते हैं ना, तो जी ऑफ प्राइम एक्स हो गया। फिर जी ऑफ एक्स को एज इट इज रखना है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर देना है, दैट इज एफ ऑफ प्राइम एक्स, ठीक है। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि डी बाई डी एक्स अगर आपको दिया तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को क्या किया, ऐसे एज इट इज रखा और डी बाई डी एक्स कर दिया किसका, जी ऑफ एक्स का, ओके। प्लस वैसे ही हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स को एज इट इज रखते हैं और डी बाई डी एक्स कर देते हैं किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो अब मैंने डी बाई डी एक्स आपको बताया कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज जी प्राइम एक्स, जी ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज एफ प्राइम एक्स। तो ये था प्रोडक्ट रूल, ये भी बहुत जगह पे यूज होगा, इसको भी राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन रूल। देखो क्वेश्चन किस में निकालते हो, डिवाइड में निकालते हो, जब रिमाइंडर, क्वेश्चन, डिविडेंड, डिवाइजर ये चीज़ें निकाली थी तो क्वेश्चन आ गया, दैट मीन्स कि आपको दो क्वांटिटीज दी होंगी और उनका डेरिवेटिव करना होगा, बट वो डिवाइड हो रही होंगी, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, आपने पीछे वाला कंसेप्ट सेम रखना है, वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस कर देना है, और दूसरा जो इसका हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी अगर हमें निकालना है तो हम वी को एज इट इज रखेंगे, यू का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस यू को एज इट इज रखेंगे, वी का डेरिवेटिव करेंगे और पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, डिनोमिनेटर यानी कि वी के स्क्वायर से। तो डी यू बाई डी एक्स को हम कई बार डी यू भी लिख लेते हैं और डी वी बाई डी एक्स को हम डी वी भी लिख लेते हैं अकेला, और ये इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2x डेरिवेटिव करना है, 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो सबसे पहले आपने 2x क्यूब प्लस 5x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। उसके अंदर पहले v को एज इट इज रखना है,
u का डेरिवेटिव करना है, फिर u को एज इट इज रखना है, v का डेरिवेटिव करना है और उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। अब ये डेरिवेटिव कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आएगा, उसके बाद में वापस इस पे आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इसको याद करने का आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने पीछे किया था कि डी बाई डी एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स था, तो आपने क्या करना है, जी ऑफ एक्स को एज इट इज रखा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, फिर एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको याद करने का मतलब क्या है, आप हाई करते हो, हाई हो, दो वर्ड आपने याद रखने, हाई हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले लिखोगे हो दी हो दी हो, आपने ये करना है। हो दी का मतलब हो पहले आएगा, फिर दी लिखोगे, दी हो धी मतलब DHI हो धी, माइनस हाई धो, ठीक है। ये थोड़ी सी उल्टी लैंग्वेज है पर बन जाएगा, ठीक है। हाई दो मतलब हाई पहले डॉट लगाओ, धो मतलब DHO, ओके, और उसके बाद में 2 बार हो, सेंटा क्लोज करता है ना, हो। तो ये है इसकी एक ट्रिक जो आप इसको याद कर सकते हो। मेरे को अभी तक बहुत कंफ्यूजन होती है माइनस प्लस की, तो इसीलिए मैंने आपको बताई है। थोड़ी सी शायद फनी है ज़्यादा ही, बट कर लेना, इसको काम आएगी आपके। नेक्स्ट बात करते हैं चेन रूल की। चेन रूल क्या होता है, जब चेन में क्या होती है, आपस में कड़ियाँ जो होती हैं वो आपस में लगी होती हैं, एक नहीं होती, 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाती है। तो अगर आपको ऐसे कुछ डेरिवेटिव देना हो तो यानी कि एफ और जी बोथ डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स इज ए कंपोजिट फंक्शन, यानी कि एफ का भी डेरिवेटिव हो सकता है, जी का भी डेरिवेटिव हो सकता है, और उन दोनों को मिला के हमने एक फंक्शन बनाया दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और उसको कैसे लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड देन एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ प्राइम इज गिवन एज ए प्रोडक्ट ऑफ, कैसे लिखोगे इसको, एफ ऑफ प्राइम एक्स, कैपिटल एफ ऑफ प्राइम एक्स, बाहर एफ प्राइम लगाओगे, जी ऑफ एक्स बाहर जी ऑफ प्राइम एक्स करोगे। क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, इसको एक बार नोट करना। डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन और उसके बाद में डिफरेंशिएट करना है हमने इनर फंक्शन को। तो अब देखते हैं इसको क्या करना है, तो उसके लिए हम बाद में इसकी बात करेंगे। तो बेसिक हमने यहाँ तक क्या किया कि अगर आपको किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है तो 0 करना है। अब एक आपके पास ना पावर रूल आता है, ये आपने याद रखना है, दैट इज नोन एज पावर रूल। पावर रूल यानी कि अगर आपको x की पावर का डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर का डेरिवेटिव यानी कि x स्क्वायर का, x क्यूब का, x की पावर 4 का, x की पावर 5 का, या y का, z का, किसी का भी, उसी के विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि x चेंज हो रहा है x के साथ, y चेंज हो रहा हो y के साथ, z चेंज हो रहा हो z के साथ, कोई भी फंक्शन आ सकता है, t भी आ सकता है। तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला। जो भी आपको पावर दी होगी ना आपने आगे लिख लेनी है, और x y z जो भी आपको वेरिएबल देगा उसकी पावर को -1 करके लिख देना है। जो भी पावर दी होगी उसको आगे लिखना है, उसके बाद में उसकी पावर को n-1 कर देना, उसकी पावर में से एक माइनस कर देना है। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो x के क्यूब का डेरिवेटिव करना है हमने, ठीक है, x के क्यूब का डेरिवेटिव करना, पावर कितनी दी है 3, तो इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ मैं, कितना आएगा 3, और x एज इट इज, और x की पावर क्या कर देनी है -1 कर देनी है, तो 3 - 1 इज 2, तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ गया 3x का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखें, x की पावर 5 का डेरिवेटिव अगर मेरे को करना हो, ठीक है, इसको कंपेयर करो ना, n की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 5 है ना, x की पावर n की बात कर रहे हैं, तो इसने क्या बोला है n लिखो, पहले n लिखा मैंने, फिर इसने बोला x लिखो, मैंने x लिखा, फिर इसने बोला फिर n लिखो, फिर मैंने n लिखा, फिर इसने बोला -1 करो, मैंने -1 कर दिया, तो आंसर क्या आया 5x की पावर 4। तो ये करते हैं हम इसको डेरिवेटिव, ओके। अब x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, अगर एक के साथ एक का डेरिवेटिव हो रहा तो वो तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ही तो होगा, 1 आगे आ जाएगा, 1 - 1 इज 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर e की x का डेरिवेटिव करना हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करना, तो वो हमेशा e की x ही रहता है। e की पावर 2 का डेरिवेटिव करना हो, e की पावर 3 का डेरिवेटिव करना हो, e का कुछ भी डेरिवेटिव करना, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं log x का अगर डेरिवेटिव करना हो, log वाले फंक्शन का, तो हमेशा जो log x होता है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा 1/x होगा। log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। a की पावर x का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा
तो a की पावर x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल से हम चेंज करते हैं लॉग के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर x एज इट इज आएगी और log a साथ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a की पावर x एज इट इज आएगी और log a क्या आएगा आपका साथ में आएगा। उसके बाद में x की पावर x का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वो आएगा आपका x की पावर x 1 + log x। ओके, ये नहीं करना हमने, आप छोड़ सकते हो इसको। उसके बाद में बात करते हैं log ax की पावर ax का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो log x का क्या होता है 1/x और log a का क्या होगा 1/log n a। तो ये हमने कुछ फॉर्मूलाज जो है उनको याद करना है। ओके, इसको लिख लेना आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर, बहुत यूज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनके डेरिवेटिव की। तो साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज कॉस थीटा, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस साइन थीटा, टैन थीटा का डेरिवेटिव इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव इज कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सीकेंड स्क्वायर थीटा का जो डेरिवेटिव होता है या सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज सीकेंड एक्स टेन एक्स। ओके, इज इट क्लियर? सीकेंड एक्स टेन एक्स। अगर आपको साइन और कॉस के पता है बाकी दोनों अपने आप निकल जाएंगे। अगर आपको u/v वाला फॉर्मूला यानी कि जो मैंने आपको प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल बताए हैं वो आते हैं तो आप दोनों निकाल सकते हो, क्योंकि tan क्या होता है sin/cos होता है, तो वैसे करके भी निकाल सकते हो। बाकी याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सीकेंड स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। उसके अलावा जो फंक्शंस हैं, कोसेकेंड एक्स का क्या होगा माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये आपने नहीं करने, एक बार हम बाद में करेंगे इनको। हाइपरबोलिक फंक्शंस मैंने आपको भी करवाई नहीं है, तो साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक का साइन, सेम ही चलेंगे, बस एक आधा माइनस का साइन है। तो टैन हाइपरबोलिक का सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कॉट हाइपरबोलिक का कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सीकेंड हाइपरबोलिक का सीकेंड एक्स टैन हाइपरबोलिक एक्स, और कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का दैट इज माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स कॉट एक्स। तो ये आप 7 से लेके एक बार छोड़ देना, ठीक है, आप 6 तक फॉर्मूलाज को याद करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं आज के टर्मिनेशन पॉइंट की, तो ये था डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में ना एक चीज़ आपकी बचती थी जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में करवाऊंगी, बाद में हम वापस उस पर आएंगे और उसके बाद में उसको करेंगे। तो मैंने आपको x की पावर n का बता दिया कि उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, तो उसके बाद अगर आप इसको कर सकते हो, उसके बाद आप इसको कर सकते हो। अब आपको पता लगेगा कि 6x का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि देखो 2 की पावर x क्यूब दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करोगे x के विद रिस्पेक्ट टू, तो पावर आगे आएगी ना, तो 3 आगे आ गया, 2 पहले से पढ़ा था, और पावर को क्या करना होता है 1 माइनस करके लिखना होता है, तो x का स्क्वायर, तो 3 2 जार x का स्क्वायर। 5 के साथ अकेला x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो प्लस का 5 माइनस 2x। उसके बाद में हमने क्या करना है x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव करना है, तो 3 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको करके देखना, बहुत इजी है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। कल हम करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि ये जो फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए हैं या लर्न करने को मैंने आपको दिए हैं उनको हमने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करना है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। उसके बाद में सिर्फ हमारा एक इंटीग्रेशन बच जाएगा, उसके ऊपर एक वीडियो 2 वीडियोज़ बनेंगे। उसके बाद हम अपने मेन चैप्टर की तरफ चलेंगे दैट इज़ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो आज के लिए इसको देखिए, करिए, बार बार करिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो फिजिक्स नहीं आएगी, बहुत पछताओगे उसके बाद में। ओके।